हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल द लर्नर्स लूप में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज की क्लास में हम डेवलपमेंट चैप्टर के आखिरी पड़ाव में हम चल रहे हैं, जो कि आज हम फिनिश करने वाले हैं। और जहाँ तक आप लोगों को पता ही है कि हम सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर डेवलपमेंट पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो आज हम उसमें आगे बढ़ेंगे और आज डेवलपमेंट का लास्ट टॉपिक हमारा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज डेवलपमेंट का लास्ट टॉपिक होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इसको आज कंप्लीट करना है। डेवलपमेंट का लास्ट टॉपिक होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इसको आज ये हमारे इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम इसमें आगे बात करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है और उसका क्या क्या सरकार क्या क्या कर रही है, भारत सरकार या वर्ल्ड लेवल पे इसमें क्या किया जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए, इस पर हम बात करेंगे आज। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले एक हम बैकग्राउंड तैयार कर लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर आया कैसे, ये टर्म है क्या, ये किस किस किन किन कोशिशों के बाद आया हुआ है ये कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक चीज़ कर लेंगे कि देखो होता क्या है। 1967 में एक ऑर्गेनाइजेशन था इटली का। 1967 एक ऑर्गेनाइजेशन था इटली का जिसका नाम था क्लब ऑफ रोम। क्या नाम था? क्लब ऑफ रोम। अब इनके दिमाग में हुआ कि एक सर्वे कराते हैं जिससे ये पता करते हैं कि क्या इस दुनिया में लगातार हम जीडीपी ग्रोथ कर सकते हैं। ये सर्वे कराना था इसको कि लगातार जैसे हम जीडीपी ग्रोथ करते जा रहे हैं, आज कुछ है, अगले साल कुछ ज़्यादा ग्रोथ होगा, अगले साल कुछ ज़्यादा ऐसे, तो क्या ये लगातार हम अचीव कर सकते हैं जीडीपी ग्रोथ। इस बारे में सर्वे कराना था इसको। ठीक है, तो 1972 में इनको रिपोर्ट दिया गया और इस रिपोर्ट का नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि हम लगातार जीडीपी ग्रोथ करते रह जाएं, ये नहीं है पॉसिबल। क्योंकि एक टाइम पे जीडीपी ग्रोथ के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है और एक समय पे हमारा रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएगा तो हम जीडीपी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। जैसे वाटर रिसोर्स हो गया, फ्रेश वाटर हो गया, ये सब एक टाइम पे तो ख़त्म हो ही जाएगा। तो इसको क्योंकि हम इसको रिकवर होने का चांस दे नहीं रहे हैं, तो इस कारण से हम जीडीपी ग्रोथ लगातार कर नहीं पाएंगे। तो इन बातों का क्लब ऑफ रोम ने अच्छा खासा प्रचार प्रसार किया और प्रचार प्रसार करते करते ये बात यूनाइटेड नेशंस के कान में पहुंच गई। और यूनाइटेड नेशन जो थे, एक इंटेलेक्चुअल थे ब्रंटलैंड। ब्रंटलैंड के अंडर में एक कमीशन को बनाया है, एक कमीशन का गठन किया गया जिस कमीशन का नाम था ब्रंटलैंड कमीशन। और ब्रंटलैंड कमीशन ने एक रिपोर्ट दिया जिस रिपोर्ट में एक रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। और उस रिपोर्ट में सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट ही उस रिपोर्ट में आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और उस रिपोर्ट के हिसाब से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है इंटरजेनरेशनल इक्विटी इन resources uses as सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब रिसोर्स यूजेज के तुलना, रिसोर्स यूजेज के टर्म में, रिसोर्स यूजेज में जो इंटरजेनरेशनल इक्विटी होता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। तो अब सबसे पहला बात आ रहा है कि ये इंटरजेनरेशन क्या होता है, इंटरजेनरेशनल क्या होता है। तो देखो दो टर्म होता है, समझते हैं। दो टर्म होता है, एक होता है इंटरजेनरेशनल, सॉरी, इंटरजेनरेशन
और एक होता है इंट्रा जनरेशन। इंटर जनरेशन और इंट्रा जनरेशन, जब हम दो जनरेशन की बातें करते हैं, जब हम दो जनरेशन के बीच की बात करते हैं तो ये होता है इंटर जनरेशन। और जब हम एक ही जनरेशन में अलग अलग लोगों की बातें करते हैं, एक ही जनरेशन में अलग अलग लोगों की बातें करते हैं, तो उस टर्म को हम बोलते हैं इंट्रा जनरेशन। ठीक है, जैसे दो टर्म होता है, एक होता है इंटरकास्ट, नाम सुने होंगे इंटरकास्ट मैरिज, और एक होता है इंट्राकास्ट। इंटरकास्ट मतलब क्या, दो अलग अलग कास्ट के लोगों के बीच की बात होती है इंटरकास्ट सॉरी। और इंट्राकास्ट जो होता है, एक ही कास्ट के अंदर अलग अलग लोगों के बीच की बातें इंट्राकास्ट होती है। इसी तरह से इंटर जनरेशनल और इंट्रा जनरेशनल। अब यहाँ से हम समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअली में होता क्या है। अकॉर्डिंग टू ब्रंटलैंड कमीशन, आपको पहले ही बता चुके हैं कि ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ब्रंटलैंड कमीशन, इंटरजेनरेशनल इक्विटी इन रिसोर्स यूज इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इंटरजेनरेशनल समझ गए कि दो जनरेशन के बीच में रिसोर्स यूज के मामले में बराबरी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे हमारे पास वाटर रिसोर्सेस है, तो हम वाटर, हमारा ड्यूटी बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम वाटर रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करें कि हम अपने आने वाले जनरेशन को एज इट इज़ सौंपें, बिना किसी नुकसान के उसको सौंपें। इसी को बोलते हैं इंटर जनरेशनल इक्विटी। कोई भी रिसोर्स हम आने वाले जनरेशन को एज इट इज़ सौंपे, उसको हम बोलते हैं इंटर जनरेशनल इक्विटी। मतलब कि रिसोर्सेज के मामले में हमारे और हमारे आने वाले जनरेशन के बीच में बराबरी। बात समझ में आ रहा है? किसी ने कहा था कि हमें जो ये प्रकृति है, ये प्रकृति, ये नेचर, ये पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि ये हमारे आने वाले जनरेशन से हमें उधार में मिली है। और जब कोई चीज़ उधार में मिले तो हमारा दायित्व बनता है, हमारा ड्यूटी बनता है कि उसको एज इट इज़ लौटाएं वो चीज़। जैसे आप लोग भी किसी का बाइक, साइकिल कुछ भी मांगते होंगे, तो आप लोग के दिमाग में चलता होगा कि इस बाइक को हम एज इट इज़ लौटाएं, बिना किसी टूट फूट हुए, बिना गिराए पड़ाए, बिना कोई स्क्रैच लगे हुए, इसको हम एज इट इज़ लौटा दें सामने वाले को। और जब आपको ये नेचर, ये प्रकृति आपको अगर किसी से उधार मिला हुआ है, तो आपका तो फर्ज बनता है ना उसको लौटाना। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उम्मीद मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया में ग्राउंड वाटर लगभग फिनिश होने जा रहा है। जैसे हम लोगों की तरफ, जैसे नॉर्थ इंडिया की तरफ तो ग्राउंड वाटर है कुछ अमाउंट में, जैसे राजस्थान सबको अगर छोड़ दे, तो आप साउथ इंडिया जाओ, तमिलनाडु सब जाओ, ग्राउंड वाटर नहीं मिलेगा, बहुत कम हो गया वहाँ का। उसका मेन रीज़न क्या है? हम सिंचाई ऐसा, हम खेती ही ऐसा कर रहे हैं, हम खेती ही ऐसा कर रहे हैं कि उसमें ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। जैसे खेती कर रहे हैं हम धान का, गन्ने का खेती कर रहे हैं, इन सब में वाटर, ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा लगता है। तो होता क्या है, देखो, इसको उससे बचने का उपाय, तो जनरली तो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, लेकिन इससे बचने का उपाय है कि हम अपना क्रॉपिंग पैटर्न्स को ही चेंज करें। आज से 3-4 साल पहले एक रिपोर्ट आया हुआ था, उसमें कहा गया था कि हम किसी भी कंट्री को चावल एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि चावल के नाम पे हम ग्राउंड वाटर एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं सबको, क्योंकि चावल हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर लेता है। अब तो अलग अलग ऑप्शन आ गई, ड्रिप सिंचाई, अलग अलग टाइप का सिंचाई का ऑप्शन आ गया है, तो ग्राउंड वाटर बहुत बचाया जा रहा है। लेकिन फिर भी तो ग्राउंड वाटर तो ख़त्म होने के कंडीशन में है ही, क्योंकि वाटर कंजर्वेशन हमारे यहाँ बहुत कम है। जिसको शुरू से वाटर का, पानी का कमी रहा है, वो कंजर्वेशन का मतलब समझता है। हम लोगों को कमी कभी रहा है नहीं, तो क्या समझेंगे कंजर्वेशन का मतलब। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। उम्मीद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जैसे ही ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात आया ब्रंटलैंड कमीशन में, तो सभी देशों को, खास करके यूरोपियन कंट्रीज़ को, ये होने लगा कि नहीं, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए। तो अलग अलग सरकार, अलग अलग कंट्री की सरकार इस पर कुछ कुछ स्टेप्स उठाना शुरू की। इंडिया में थोड़ा लेट से स्टेप शुरू हुआ है, देखते हैं कौन कौन स्टेप्स हैं। रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी,
ज़्यादा से ज़्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करें, विंड एनर्जी का यूज ज़्यादा से ज़्यादा हम करें, सनलाइट एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, क्लीन एनर्जी होता है ये। इसमें हम किसी भी फॉसिल्स पे, किसी भी हाइड्रोकार्बन पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। क्लीन एनर्जी कहने का मतलब क्या है? क्लीन एनर्जी कहने का मतलब है कि ये इन्वायरमेंट को कम से कम गंदा करते हैं, जैसे विंड एनर्जी, ये इन्वायरमेंट को कम से कम गंदा करते हैं। लेकिन जब हाइड्रोकार्बन से आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा गंदा करता है वो चीज़। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ सोलर, विंड एंड ग्रीन हाइड्रोजन, मतलब सोलर, सनलाइट का एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन। इधर आप लोग न्यूज में पढ़ेंगे कि इधर जो हरियाणा साइड, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, अब जो ट्रेन चलने वाली है वो ग्रीन एनर्जी पे चलेगी, हाइड्रोजन, सॉरी, हाइड्रोजन एनर्जी पे, उसमें फ्यूल का काम हाइड्रोजन करेगा, उस पर ट्रेन चलने वाली है। तो क्या एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक स्टेप्स हुआ गवर्नमेंट का। आगे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, मेजर इनिशिएटिव इंक्लूड पीएम सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम फॉर एग्रीकल्चर सोलराइजेशन। मतलब गवर्नमेंट अलग अलग योजना चला रहा है, जैसे सोलर एनर्जी, बिजली, सूर्य घर, मतलब कि बिजली जो है सोलर एनर्जी से बनाइए आप लोग, ठीक है। पीएम कुसुम योजना, एग्रीकल्चर का सोलराइजेशन कीजिए। एक समय 3-4 साल पहले एक योजना लेके आए थे कि किसान जो है सोलर से इलेक्ट्रिसिटी बनाए और इलेक्ट्रिसिटी का कुछ अमाउंट अपने यूज़ करने के बाद बाकी बेचिए भी उसको, ठीक है। तो अलग अलग, अभी कुछ टाइम पहले सुने होंगे कि अलग अलग कंट्री डिसाइड किया कि हम इतने टाइम, इतने समय हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। क्यों कार्बन न्यूट्रल उनको होना है? क्योंकि कार्बन का एमिशन सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है क्लाइमेट चेंज को, तो उनसे उनको बचना है, ठीक है। और मैक्सिमम से आप जो है खेती में भी आप खास करके ऑर्गेनिक चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, ऑर्गेनिक खेती ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए ताकि ज़मीन की सॉइल की फर्टिलिटी बनी हुई रहे। नहीं तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा जब फर्टिलाइज़र यूज करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी एक समय पे ख़त्म हो जाएगी, और जब सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो हमारे आने वाले जनरेशन को उस तरह से सॉइल नहीं मिलेगा जैसा हमको मिला हुआ था। तो ये स्टेप्स हैं, इसमें आप और भी स्टेप्स लिख सकते हैं, गूगल करिए और आपको बहुत सारे स्टेप्स इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं, और जहाँ तक लगता है कि ये चैप्टर हो गया है फिनिश आप लोगों का, सॉरी एक और बचा हुआ है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, NMSA, promotes efficient water management via micro irrigation, soil health management and organic zero budget natural farming। मतलब ये जो है ये 2-3 चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है कि पहला कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब हो गया कि आप एग्रीकल्चर में पानी का कम से कम यूज करें, ऐसा एक चीज़ की खेती करें, ऐसी चीज़ों की खेती करें जिसमें पानी का कम से कम यूज हो, ठीक है। सॉइल मैनेजमेंट, सॉइल का हेल्थ का ध्यान रखें, सॉइल ना ज़्यादा एसिडिक हो जाए ना ज़्यादा बेसिक हो जाए, इन हेल्थ का ध्यान रखना होता है। और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक खेती करना है भाई, ठीक है। ज़्यादा से कम फर्टिलाइजर का यूज करना है। तो ये सब 3 स्टेप्स हैं, उम्मीद है अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा 3 स्टेप्स में आपका आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके इस तरह से हमारा ये चैप्टर हो गया फिनिश, और हम इसी तरह से अपना इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। और उम्मीद है आप लोगों को कोई डाउट नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम अगली क्लास में उनको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा PYQ बनाने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने का, और उम्मीद है लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनसे सॉल्व हो जाएगा। और अब हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, और आप सभी का मेरे लेक्चर में आने के लिए धन्यवाद। चलिए।